हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की वर्कशीट नंबर करेंगे 74 और ये सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र की वर्कशीट है जो कि 19 जनवरी को आप सबको मिलेगी। बच्चों, इस वर्कशीट में हमें इको का जो चैप्टर है 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था उसको पढ़ना है। उसका हमें पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करना है। 1 मार्क के क्वेश्चन हमने कर लिए थे पिछली वर्कशीट में और 3 से 5 वाले नंबर के जो प्रश्न हैं वो अब हम इसे इस वर्कशीट में हल करेंगे। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सब मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम ये वर्कशीट जो है उसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों या लोगों या कंपनियों या सरकारों के बीच बातचीत एकीकरण की एक प्रक्रिया होती है। वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप प्रदान किया जाता है। वैश्वीकरण से आशय विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, बढ़ती हुई अंतर्निर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन क्या है यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके क्या कार्य हैं व इसके क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है कि विश्व व्यापार संगठन जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम कानून बनाता है। ठीक है, ये क्या देखता है कि जो दो देश हैं वो आपस में किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गैट, ठीक है, इसने गैट का जगह ली थी, उसके स्थान पर इसको विश्व व्यापार संगठन को लाया गया था। इसके क्या काम है? इसके काम है ये विश्वव्यापी जो व्यापार तंत्र है, जो भी व्यापार होता है 2 देशों 3 देशों या आपस में सबके बीच में, उसके नियम कानून निर्धारित करता है। ये सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। और तीसरा काम है ये विश्व व्यापार में उदारीकरण को बढ़ावा देता है। जैसे कि मान लीजिए किसी देश ने अपने देश में दूसरे जो देश के लिए व्यापार में अवरोधक लगा रखे हैं, तो ये बोलता है, विश्व व्यापार संगठन बोलता है कि वो जो देश है, पर्टिकुलर देश, अपने देश में दूसरे देशों को यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आने दे, व्यापार करने दे और वो उदारीकरण के माध्यम से अपने देश में व्यापार को बढ़ाए। इसकी कमियां ये हैं कि जो विश्व व्यापार संगठन है वो विकसित देशों के पक्ष में ज़्यादा फैसले लेता है, यानी कि वो एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है। ठीक है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन नियंत्रित करती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने देश के अलावा कम से कम एक या अन्य देश में अपनी सेवाएं, अपनी संपत्ति लगाती हैं, अपने कार्यालय खोलती हैं, कारखाने खोलती हैं और वहां पर व्यापार करके मुनाफा कमाना उनका मुख्य मकसद होता है। वो क्या काम करती हैं उत्पादन के लिए? वो किसी MNC यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को MNC ही बोला जाता है, तो वो किसी स्थानीय कंपनी से एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि उनका काम वहाँ शुरू हो सके। कुछ कंपनी जो है वो स्वतंत्र रूप से भी काम करना शुरू कर देती हैं। कुछ MNC केवल स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करती हैं, वहीं कुछ अन्य निर्यात के लिए उत्पादन करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निवेश क्या है, ये विदेशी निवेश से किस प्रकार भिन्न है या अलग है। ठीक है, तो हमें बताना है निवेश क्या होता है। निवेश का अर्थ है अपनी अतिरिक्त पूंजी या धन को ऐसी जगह लगाना जहां से हमें धन की प्राप्ति हो सके। ठीक है, यानी कि आय की संभावना हो सके। विदेशी निवेश क्या होता है? विदेशी निवेश होता है कि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना पैसा दूसरे देश में लगाकर व्यापार करे और मुनाफा कमाए। ठीक है बच्चों, हमारा 5वां प्रश्न है, व्यापार व निवेश पर कई देश व्यापार अवरोधक क्यों लगाते हैं? यानी कि बहुत से देश हैं वो दूसरे देशों से व्यापार करने में एक तरीके से अवरोधक लगा देते हैं, अपने देश में उनको व्यापार नहीं करने देते। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि देश के स्थानीय व्यापार के विकास के लिए उनका, यानी कि जो देश का स्थानीय व्यापार है उनको बढ़ावा मिले, अपने देश के
जो उद्योग हैं, व्यापार हैं, उनको संरक्षण मिले इसलिए, और देश को आर्थिक प्रगति मिले, क्योंकि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस देश में आएंगी ही नहीं तो उस देश का जो पैसा है उन्हीं के लोगों के बीच रह जाएगा, दूसरे देश में जाएगा नहीं। तो इस तरीके से जो कुछ देश हैं वो अपने देश में व्यापार अवरोधक लगा देते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादकों में होने वाली प्रतिस्पर्धा किस प्रकार उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाती है। किन्हीं 5 का वर्णन करना है, यानी कि जो भी उपभोक्ता हैं वो इन एमएनसी के आने के बाद से उनको किस तरीके से फायदा हुआ है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से लोगों के पास ऑप्शंस हो गए हैं, वो कोई भी सामान खरीद सकते हैं, एक अच्छा नहीं होगा तो दूसरा वो खरीद सकता है। लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलने लगी हैं, कम कीमत पर मिलने लगी हैं, इससे रोज़गार में बढ़ोतरी हुई है और वैश्वीकरण के कारण जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी हद तक जो बेहतर हो रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, वो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक घटकों का वर्णन करना है, यानी कि वैश्वीकरण को आगे ले जाने में कौन कौन सी चीज़ें काम आती हैं। तो वैश्वीकरण जो है वो तकनीकी ज्ञान का विस्तार की वजह से वैश्वीकरण बढ़ रहा है, उदारीकरण की वजह से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार से, विदेशी व्यापार से व संचार के क्षेत्र में विकास से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदारीकरण की प्रक्रिया को भारत ने किस प्रकार अपनाया। ठीक है, यानी कि लिबरलिज्म को व्यापार में उसने किस तरीके से अपनाया भारत ने। तो भारत में 1991 में जो दौर था वो एक संकट का दौर था, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो बहुत अच्छे हालात से नहीं गुजर रही थी। तो इस वजह से स्पष्ट हो गया कि जो व्यापार है वो जो संतुलन है वो हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए हमने विदेशी व्यापार में हमारे दिवालिया जो होने की जो कसर थी वो बस पूरी होने वाली थी, तो वो चीज़ को बचाने के लिए हमने विदेशी व्यापार को यहाँ पर करने की एक तरीके से यहाँ पर इजाज़त दी। तो ये ऐसा विकट परिस्थिति में उठाया गया उदारीकरण का कदम था जो मर्जी ना होकर मजबूरी था। मूलतः इसका अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर बाजार प्रणाली पर निर्भरता को बढ़ाना था। ठीक है, तो भारत ने जानबूझ के ये जो उदारीकरण की प्रक्रिया थी इसको लेके आए थे ताकि बाहर की जो टेक्नोलॉजी है, स्किल है, वो भारत के लोगों को मिल सके, और उनको ये भी लगता था कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो अब बाहर की अर्थव्यवस्था से या जो उनके प्रोडक्ट हैं वो बाहरी देशों की प्रोडक्ट से मुकाबला करने के लिए रेडी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उदारीकरण क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के किन्हीं 5 प्रभावों का वर्णन करना है। ठीक है, तो आंसर नंबर 9 है हमारा, उदारीकरण क्या है। उदारीकरण है आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया कदम, जो कि 1991 में अपनाई गई प्रणाली थी। मूलतः इसका अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर बाजार प्रणाली पर निर्भरता को बढ़ाना था। इससे क्या स्थिति पैदा हुई, उदारीकरण के बाद उद्योगों की स्थिति में सुधार आया, औद्योगिक उत्पादन में विविधता आई, भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को विदेशों से उच्च टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन और बढ़ गया। फिर भी हम ये देखते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज आई उससे भारत कंपटीशन करने में अभी भी सक्षम नहीं है। कुछ जो हमारे देसी उद्योग है, जो स्थानीय उद्योग हैं, वो नष्ट हो रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बाहरी कारणों की वजह से प्रभावित हो रही है, अतः भारत अभी तक उदारीकरण का उचित लाभ नहीं उठा पाया है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आखिरी जो 10वां क्वेश्चन है हमारा, वो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका रही है। ठीक है, तो उसका उत्तर है हमारा कि जो हमारे पिछले 50 वर्ष हुए हैं उसमें परिवहन में प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। ठीक है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत उन्नति हुई है। टेक्नोलॉजी ने इन सुविधाओं को संचार उपग्रहों द्वारा और अच्छा बना दिया है। दूर संचार सुविधाएं विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने में प्रयोग की जाती हैं, और व्यापार के प्रचार प्रसार में भी टेक्नोलॉजी ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे ये जो क्वेश्चन है 3 से 5 अंक वाले ये खत्म होते हैं। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया हुआ है, आप सब इसको पॉज करेंगे, अनुच्छेद को पढ़ेंगे। उसमें बताया गया है किस तरीके से कि वैश्वीकरण क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी की क्या भूमिका होती है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप यहाँ पर एक बार फिर ये एक नंबर के जो क्वेश्चन है, जैसे कि पहला जो प्रश्न है वो है वैश्वीकरण को अपने शब्दों में बताइए।
तो यहाँ पर आप यहाँ से शुरू करेंगे कि वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच एक तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। ये आधिकारिक विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ये जो हमारा सेकंड लाइन है यहीं से आप शुरू करेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए अधिक ज़्यादा सस्ते हों। ठीक है, यहाँ तक आप इसके दूसरे का आंसर आप लिखेंगे। तीसरा है, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण में किस प्रकार की सहायता प्रदान की है। प्रौद्योगिकी ने क्या किया है, प्रौद्योगिकी ने विशेषकर, यहाँ से लिखेंगे आप, प्रौद्योगिकी ने विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, तो आप देशों के बीच में एक तरीके से उत्पादन को उसने सुगम बना दिया है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए कुछ उपाय बताना है आपको। तो न्याय संगत वैश्वीकरण तभी हो सकता है जब सबको, जो स्थानीय वैश्वीकरण के होते हुए भी स्थानीय जो उनका व्यापार है वो बढ़ता रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहे और सभी के लिए लाभ जो है हो, तो वो वैश्वीकरण बेहतर वैश्वीकरण कहलाता है। बच्चों, यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। इस वर्कशीट को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों। तो चलिए, ये वर्कशीट ख़त्म होती हैं, फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट में। वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक यू सो मच।